नमस्कार बच्चों। जैसा कि हम लोगों ने बोला था आप लोगों को कि एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन हम लोग करेंगे। हम लोगों ने एल्काइल हैलाइड का टॉपिक स्टार्ट किया था और मैंने आप लोगों को 11 तक क्वेश्चन कराया था, 10.11 तक। अब हम बात करेंगे 10.12 की, 10.12 की। 12 बोला नहीं जाता, 12 बोला जाता है। तो 10.12 से स्टार्ट करते हैं और 18 तक चलेंगे, क्योंकि 19 से अगला वीडियो हमारा स्टार्ट होगा। तो 10.12 में, जैसे मैं इसको यहाँ रख देता हूँ, हाथ में पकड़े रहना, ठीक है। अब 10.12 में 3 पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में कहा गया है कि द डायपोल मोमेंट ऑफ क्लोरोबेंजीन इज लोअर देन साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड। अच्छा, एक्सप्लेन वाई, मतलब आपको क्या करना है कि इसमें जो भी चीज़ें दी हुई है उसको एक्सप्लेन करना है। तो क्लोरोबेंजीन का डायपोल मोमेंट साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड से कम है। क्यों कम है ये बताना है। तो देखिए, क्लोरोबेंजीन पहले बनाते हैं, ये Cl है, और साइक्लोहेक्साइल ऐसा बना देते हैं। स्ट्रक्चर तो ये सही नहीं है। साइक्लोएल्केन का स्ट्रक्चर तो वो चेयर फॉर्म में बनता है, लेकिन ठीक है, ये अभी चलेगा। अब इसका डायपोल मोमेंट इधर और इसका भी डायपोल मोमेंट इधर, ठीक है। डायपोल मोमेंट ज़्यादा उसका होता है, जैसे ये μ1 है, ये μ2 है। डायपोल मोमेंट वहाँ ज़्यादा होता है जहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा होता है। तो ये जो कार्बन है ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है और ये भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन की sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से ज़्यादा है। क्लोरीन की इस कार्बन से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इस क्लोरीन की भी इस कार्बन से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, लेकिन यहाँ डिफरेंस कम है। क्यों? क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इससे क्या है, ज़्यादा है। जैसे मान लीजिए इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम जानते हैं कि 3 होती है, यहाँ भी 3 होगी। अब जैसे इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मान लीजिए कि 2.6 है और इसकी 2.5 है। कार्बन की 2.5 होती है, लेकिन जब sp2 होता है तो थोड़ी बढ़ जाती है, तो हम मान लेते हैं 2.6 है। तो ये 3 एंड 2.6 में डिफरेंस कितने का? 0.4 का। और 3 एंड 2.5 में डिफरेंस कितने का? 0.5 का। तो 0.5 डिफरेंस ज़्यादा तो डायपोल मोमेंट ज़्यादा। तो यही कारण है कि इसका डायपोल मोमेंट इससे ज़्यादा है। अब आपसे कारण क्या है? कारण आपको लिखना है कि इसमें sp3 कार्बन एंड क्लोरीन के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस देखना है और इसमें sp2 कार्बन एंड क्लोरीन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस देखना है। और सेकंड क्वेश्चन है हमारा, वो क्या है? एल्काइल हैलाइड दो पोलर आर इमिसिबल विद वाटर। एल्काइल हैलाइड पोलर है। एल्काइल हैलाइड, जैसे मान लीजिए कि आपके पास CH3Cl है, ये पोलर है, फिर भी ये वाटर में इमिसिबल है। क्यों? कारण उसका है कि जैसे वाटर में क्या होता है कि एक वाटर मॉलिक्यूल दूसरे वाटर के मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। जब इसको हम इसमें डालते हैं तो इस हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ के इसको बीच में आना पड़ता है। अब बीच में लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि भाई इसको बीच में आना है अगर, तो इस बॉन्ड को तोड़ना होगा और इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अच्छा, और जब अगर ये बीच में आ गया तो यहां पर OH CH3Cl, यहां पर डायपोल डायपोल इंटरेक्शन होगा। ये क्या होगा? हाइड्रोजन बॉन्ड हम नहीं बोलेंगे इसको, यहां पर डायपोल डायपोल इंटरेक्शन होगा। यहाँ डायपोल डायपोल इंटरेक्शन होगा और यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड था। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है? स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है। वीक मतलब वीक तो है, लेकिन वीक में स्ट्रांग माना जाता है। तो ये स्ट्रॉन्गर है, ये वीकर है। तो आप मजबूत तोड़ रहे हैं, कमज़ोर बना रहे हैं। तोड़ने में एनर्जी लग रही है, बनने में एनर्जी रिलीज हो रही है।
लग रही है, रिलीज हो रही है, खर्चा हो रहा है, आमदनी हो रही है, खर्चा ज़्यादा आमदनी कम। अगर किसी काम में खर्चा ज़्यादा है और आमदनी कम है, वो काम ही नहीं होगा। और यही कारण है कि यह इमिसिबल है। तो आप बोलेंगे कि हाइड्रोजन बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर, क्यों है ऐसा? बिकॉज हाइड्रोजन बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन डायपोल डायपोल इंटरेक्शन बिटवीन एल्काइल हैलाइड एंड वाटर। ठीक है, तो ये बात हुई दूसरे की। तीसरा जो है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट शुड बी प्रिपेयर्ड अंडर एनहाइड्रस कंडीशन। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को एनहाइड्रस कंडीशन में क्यों बनाना चाहिए? एनहाइड्रस का मतलब बिना पानी का मीडियम होना चाहिए। अब एनहाइड्रस कंडीशन क्यों होना चाहिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का? तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनता है जब ना, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाने के लिए हम ड्राई ईथर का यूज करते हैं। ड्राई ईथर का मतलब एक्वस मीडियम उसमें बिल्कुल नहीं रहता। अब अगर आप एनहाइड्रस कंडीशन ना ले, पानी ले लें, तो आप लिखेंगे कि बिकॉज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट विद वाटर, बिकॉज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट विद वाटर। अब ये जो है यहाँ पर ऐसे रिएक्ट कर जाता है इससे, और ये बनाता है RH प्लस MgOH(X). ठीक है, तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है कि बिकॉज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट विद वाटर दैट्स वाई वी टेक एनहाइड्रस कंडीशन। ठीक है, तो ये बात हुई एनहाइड्रस कंडीशन। अब 10.13 अगला क्वेश्चन है। 10.13 10.13 है। 10.13 में क्या किया है कि गिव द यूज ऑफ फ्रियॉन 1,2 DDT कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड हाइड्रोफॉर्म। तो मेरे ख्याल से आप इसको, मेरा पिछला वीडियो देखिए NCERT का मैंने दे रखा है, उसमें आपको मिल जाएगा ये फ्रियॉन का यूज, DDT का यूज, ये मैंने बड़ा डिटेल में उसमें समझाया है। क्वेश्चन नंबर 10.14 की बात करते हैं। राइट द स्ट्रक्चर ऑफ मेजर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। अब इसमें रिएक्शन दिया हुआ है 10.14। इसमें फर्स्ट है कि CH3 CH2 CH2 Cl, CH3 CH2 CH2 Cl प्लस Na एसीटोन। तो क्या बनाएगा ये? तो यहाँ पर Cl हट के I आ जाएगा। ये एक SN2 रिएक्शन होती है, इसलिए इसमें कोई रीअरेंजमेंट नहीं होता। जहाँ से Cl हटता है उसी जगह पे I लगता है। ऐसा नहीं होगा कि आप कार्बोकेटायन बनाएंगे, पॉजिटिव चार्ज लाएंगे, रीअरेंजमेंट कराएंगे, यहाँ पे पहुँचेंगे, नहीं, ये नहीं होगा, क्योंकि ये रिएक्शन SN2 रिएक्शन है, यहाँ पर कोई कार्बोकेटायन बनता ही नहीं है। सेकेंड, टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड प्लस KOH इथेनॉल हीट। Br प्लस KOH इथेनॉल हीट। अच्छा, अब इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है एल्कोहलिक KOH, और ये क्या देता है? एलिमिनेशन। कौन सी रिएक्शन देता है? एलिमिनेशन रिएक्शन देता है। अब एलिमिनेशन रिएक्शन जब ये देता है, तो यहाँ से Br हटेगा, तो यहाँ से क्या हट जाएगा? H हट जाएगा। ठीक है। अच्छा, रिएक्शन E2 है। E1 E2 की बात करें तो ये रिएक्शन क्या है? E2 है। जैसे मैकेनिज्म पूरा बताने का मेरे पास टाइम नहीं है, मैं केवल NCERT वाला बता रहा हूँ कि आपको अगर E1 E2 या ये चीज़ें देखनी हो तब तो आपको मेरे से कंसल्ट करना पड़ेगा कि सर इसको समझाइए। CH3 CH2 मतलब CH3 CH Br CH2 CH3 NaOH वाटर। CH3 CH CH2 CH3 Br NaOH वाटर।
अब यहाँ पर क्या होगा कि OH माइनस का अटैक होगा, Br हटेगा, यहाँ पर OH का अटैक हो जाएगा, मतलब यहाँ पे मिलेगा CH3 CH OH CH2 CH3। देखिए NCERT कितना बेसिक से आपको क्वेश्चन पूछ रहा है। उसने एक क्वेश्चन दिया जिसमें KOH डाला और इथेनॉल डाल दिया, दूसरे में उसने NaOH डाला और वाटर डाल दिया। दोनों देखने में एक जैसा लगता है कि वाटर भी तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, इथेनॉल भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, तो फिर दोनों में अंतर क्या है? तो ये SN1 रिएक्शन दे रहा, अगर हीट दे दिया है तब तो नहीं, हीट नहीं दिया तो ये SN1 रिएक्शन दे रहा है। SN2 भी दे सकता है, लेकिन ये पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट होना चाहिए SN2 के लिए, इसलिए SN1 दे रहा है। ठीक है, ये SN1 रिएक्शन दे रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि एल्कोहलिक KOH जो होता है वो स्ट्रॉन्ग बेस माना जाता है, स्ट्रॉन्गर बेस माना जाता है, और हीट के साथ मतलब एलिमिनेशन का जो एक्टिवेशन एनर्जी होता है वो ज़्यादा होता है, तो हीट के साथ दे दिया तो यहाँ पक्का एलिमिनेशन ही होगा। अब जैसे चौथा, तो चौथा रिएक्शन है कि CH3 CH2 Br प्लस KCl। ठीक है, अब यहां पर है एक्वस इथेनॉल। एक्वस इथेनॉल क्या होता है? एक्वस इथेनॉल वही है जो लोग ड्रिंक के लिए इस्तेमाल करते हैं। इथेनॉल होता ही है पीने के लिए, तो इथेनॉल ही होता है, और लोगों को आपने पीते हुए देखा हो तो उसमें पानी मिला के ही पीते हैं ना, तो वो एक्वस इथेनॉल हो गया। KCN से रिएक्शन कराते, तो यहाँ पे क्या करता है कि Br हटता है और Cn माइनस का अटैक होता है। Cn माइनस का अटैक होता है। ठीक है, अब आ रहा है C6H5ONa C2H5Cl। अब बताइए, ये सब आप रिएक्शन ही नहीं कर पाएंगे। सही बता रहा हूँ, ये रिएक्शन, अब ये रिएक्शन जो एल्काइल हैलाइड में इसने दे रखा है, लेकिन ये विलियमसन सिंथेसिस है। जैसे मैं भी खुद एल्काइल हैलाइड में इसको पढ़ाता हूँ, लेकिन ये रिएक्शन ईथर की रिएक्शन है, ये विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन है। यहाँ पर मतलब SN2 रिएक्शन होता है, ये ऐसे टूटता है और ये बनाएगा C6H5O C2H5, ईथर बना देता है। तो ये पांचवा क्वेश्चन है, ये विलियमसन सिंथेसिस है, विलियमसन ईथर सिंथेसिस भी बोल सकते हैं आप इसको। पांचवा रिएक्शन था, मिटा लेते हैं एक बार, तब तक आप चाहें तो वीडियो भगा सकते हैं थोड़ा सा आगे, यहाँ से काम की चीज़ चालू हो जाए आपको। क्रैश कोर्स हमारा 26 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है और ओजस्वी बैच हमारा 11 जनवरी से। ओजस्वी लॉन्ग कोर्स बैच है, क्योंकि जैसा कि देखा जा रहा है कि जून के लास्ट में या जुलाई के फर्स्ट वीक में एग्ज़ाम होने वाला है नीट का, तो वो नीट के लिए स्पेशली बैच लॉन्च किया गया है। अब जो भी बच्चा उस बैच को लेना चाहे तो वो बेशक अपना ले सकता है, तो वो मेरे से कांटेक्ट कर सकता है। ये 10.14 ही चल रहा है, और 10.14 में अब हमारा क्वेश्चन है 6 CH3 CH2 CH2 OH। CH3 CH2 CH2 OH, इसको रिएक्ट कराया SOCl2 से। ठीक है, तो SOCl2 से रिएक्ट कराने पर क्या होता है कि OH ये एक हेलोजिनेटिंग रिएजेंट है, मतलब क्लोरीनेटिंग रिएजेंट है। PCl5 PCl3 SOCl2 ये सब क्या है, Cl प्रोड्यूस करते हैं। OH को हटा के यहाँ पर क्या आ जाएगा, Cl आ जाएगा। CH3 CH2 CH2 Cl। ठीक है, अब ये रिएक्शन कौन सा रिएक्शन है, तो इस रिएक्शन को SNI बोला जाता है। ना ये SN2 है ना ये SN1 है, ये रिएक्शन क्या है, SNI है।
अच्छा 7 में क्या है कि CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 है, CH डबल बॉन्ड CH2। HBr के रिएक्शन परऑक्साइड के प्रेजेंस में कराते हैं। तो परऑक्साइड के प्रेजेंस में HBr का रिएक्शन जब कराया जाता है तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगता है। इसको परऑक्साइड इफेक्ट या खरास इफेक्ट भी बोला जाता है। तो यहाँ पर एंटी मार्कोनिकॉफ जब रूल लगता है तो प्रोडक्ट जो बनता है वो ये बनता है। ठीक है। अच्छा एक और 8वां, इसमें CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 CH डबल बॉन्ड C CH3 CH3 HBr, लेकिन इसमें परऑक्साइड नहीं डाला है। तो जब इसमें परऑक्साइड नहीं डाला है तो इसमें मार्कोनिकॉफ रूल से एडिशन होगा और Br यहाँ पे जुड़ेगा, H यहाँ पे जुड़ेगा, तो ये बनेगा CH3 CH2 C Br CH3 CH3। तो ये हुआ हमारा 10.14। अब बात करते हैं 10.15 की। राइट द मैकेनिज्म ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। राइट द मैकेनिज्म ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन। मैकेनिज्म पूछ लेता है, ये अच्छी बात होती है ना भाई। मैकेनिज्म जब आपके टीचर लोग मैकेनिज्म आपको बताते हैं कि मैकेनिज्म एक ऐसी चीज़ है कि अगर ऑर्गेनिक आपको समझ में आ रहा है तो मैकेनिज्म बड़ा मज़ेदार लगता है, और अगर आपको ऑर्गेनिक समझ में नहीं आ रहा है तो उसका कारण भी मैकेनिज्म ही होता है। तो 10.15 में एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड है, एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड है। तो CH3 CH2 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 Br, इसका रिएक्शन कराया गया है किससे? KCl से, और यहाँ पर है इथेनॉल प्लस वाटर, मतलब एक्वस इथेनॉल है। ठीक है, एक्वस इथेनॉल रिएक्शन लिया गया है। KCl है, इथेनॉल है, एक्वस इथेनॉल है। अब ये जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, अब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट अगर मिल जाए आपको तो वो रिएक्शन क्या देता है? SN1 देता है। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जो अगर मिल जाए तो आपको रिएक्शन क्या देता है? SN1 देता है। लेकिन इसने जो प्रोडक्ट बनाया है उसके हिसाब से Br को हटा के Cn लगा दिया है, मतलब इसने कोई रीअरेंजमेंट नहीं कराया, क्योंकि Br को हटा के H को शिफ्ट करके रीअरेंजमेंट करा के Cn का अटैक यहां कराना चाहिए था। पोलर प्रोटिक है, सॉल्वेंट है, SN1 होना चाहिए, पर यहाँ SN1 हो नहीं रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है? SN2। क्यों? क्योंकि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल SN2 देता है। अच्छा देखिए भाई, प्रोडक्ट ना दिया होता तो हम यहाँ पे कंफ्यूज होते कि SN1 होगा कि SN2 होगा, क्योंकि दो अलग अलग चीज़ें अलग अलग को समझा रही हैं। जैसे ये समझा रहा है कि रिएक्शन क्या होना चाहिए, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, रिएक्शन क्या होना चाहिए? SN1 होना चाहिए, और ये समझा रहा है कि रिएक्शन कैसा होना चाहिए? SN2 होना चाहिए, लेकिन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल SN2 होना चाहिए, और प्रोडक्ट हमारा कैसा है? SN2 वाला है। तो अब हमको मैकेनिज्म समझ में आ गया कि हमको SN2 मैकेनिज्म इसका देना है। तो हमको कुछ नहीं करना है, ट्रिपल बॉन्ड N माइनस CH3 CH2, या ऐसे लिखा दिया जाए CCl H
CS2 CS2 CS3 ऐसे दिखा दिया, ठीक है। अब इसने क्या करा, यहां से अटैक किया और ये टूटा, इसने अटैक किया और ये टूटा। ये H है आपका, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये क्या है, H। अब ये SN2 रिएक्शन हो रहा है, SN2 रिएक्शन हो रहा है, तो क्या बना, इसने ऐसे बनाया। ये इसको बोलते हैं 100% इन्वर्जन। ये Cl जिस तरफ था उसके जस्ट अपोजिट कौन लग गया, Cn साइनाइड आयन लग गया, ठीक है। तो ये रिएक्शन क्या हुई, SN2 रिएक्शन हुई। 15वां क्वेश्चन था ये हमारा। अब हम बात करते हैं 16th की। ये क्वेश्चन नंबर 16 हमारा कैसे होगा। देखा आपने कि दोनों प्रोसेस, दोनों चीज़ें थी। अगर आपको जानकारी ना हो इस बात की पूरी तरीके से कि SN1 होगा कि SN2 होगा, किस कंडीशन में क्या होता है, तो क्वेश्चन गड़बड़ा जाता है। कई बार क्या होता है, प्रोडक्ट देखकर, जैसे कुछ बच्चे प्रोडक्ट देखकर यहाँ पे आंसर सीधे बता रहे थे कि SN2 होगा, लेकिन अगर यहाँ पर प्रोडक्ट ना दिया होता तो ये बता पाना मुश्किल हो जाता कि दोनों में से क्या होगा, क्योंकि दोनों में से दो अलग अलग चीज़ें अलग अलग मैकेनिज्म को सपोर्ट कर रहे थे। 16वां क्वेश्चन है, अरेंज द कंपाउंड ऑफ ईच सेट इन ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड SN2। मैं बोल के सुनाता हूँ। 16 10.16 फर्स्ट में क्या क्या दिया हुआ है, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। रिएक्शन हमको SN2 कराना है, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, ठीक है। 1 ब्रोमो पेंटेन, 1 ब्रोमो पेंटेन, 2 ब्रोमो पेंटेन, 2 ब्रोमो पेंटेन, ठीक है भाई। अब देखिए ये कैसा कार्बन है, तो ये है हमारा टर्सरी कार्बन, ये कैसा है प्राइमरी, और ये कैसा है सेकेंडरी। और SN2 सबसे ज्यादा कौन देता है, SN2 का ऑर्डर क्या है, SN2 का ऑर्डर है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। तो यहाँ पर तो भाई इसी से काम चल गया, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन, वन ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन। अब देखिए ये क्या है, देखिए ये जैसे अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है, ये गामा कार्बन है, तो ये गामा कार्बन पे ब्रांचिंग है। अब 1 ब्रोमो 2 डाइमिथाइल प्रोपेन, ये अल्फा कार्बन बीटा कार्बन पे 2 ब्रांचिंग है। 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, नहीं हम गलत पढ़ गए, हमारा सेकेंड वाले में 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन है, यहाँ पर ब्यूटेन ही चल रहा है। टू ब्रोमो है, ये Br है, ये मिथाइल, ये टर्सरी कार्बन हो गया हमारा। अच्छा थर्ड है 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन, ठीक है भाई। अब देखिए ये कैसा है, ये प्राइमरी है, ये कैसा है, ये टर्सरी है, और ये कैसा है, ये सेकेंडरी हैलाइड है। तो जाहिर सी बात है सबसे ज़्यादा किसका होगा, प्राइमरी का होगा, फिर सेकेंडरी का होगा, तब टर्सरी का होगा। ये SN2 का ऑर्डर है, ठीक है। बड़ा आसान सा था, हम लोग उसको डिफिकल्ट बना रहे थे।
नीचे वाला भी पढ़ लिए थे इसीलिए। अब थर्ड वाले पार्ट में क्या हो रहा है, 1 ब्रोमोब्यूटेन, 1 ब्रोमो 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, और 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन। अब देखिए भाई, यहां पर सबके सब प्राइमरी कार्बन है। यहां पे ध्यान से देखा जाए तो सबके सब बी आर प्राइमरी का, मतलब जो कार्बन से जुड़े हो वो कार्बन केवल एक कार्बन से जुड़े, मतलब सब प्राइमरी है। ठीक है, इसके ऊपर इधर कहीं भीड़ नहीं है, यहाँ है भीड़, यहाँ एक है नज़दीक है, यहाँ एक है पर दूर है। तो सबसे ज़्यादा अगर मैं बोलूँ कि सबसे ज़्यादा SN2 का चांस किसका है, तो इसका है, नंबर 1 यही है। उसके बाद SN2 का चांस इसका है, उसके बाद इसका है, तब इसका है। ये चांसेस है। ठीक है, मतलब पीछे से अटैक होना चाहिए। अब जितनी ज़्यादा भीड़ होगी पीछे, अटैक उतना ही मुश्किल होगा। ये बात हुई 16वें की। 17 क्वेश्चन है कि आउट ऑफ C6H5CH2Cl एंड C6H5CHCl C6H5 विच इज़ मोर इजिली हाइड्रोलाइज बाई एक्वस QH, जो ज़्यादा रेजोनेंस स्टेबलाइज हो। दोनों का स्ट्रक्चर बना के आपको दिखा दे। वैसे तो आंसर आ गया पहले ही कि C6H5CH, 2 बार जो C6H5 जिसमें लगा है वो आंसर होगा, लेकिन अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो एक बार ज़रूर देख लें कि भाई C6H5 एक तो है हमारा C6H5CH2Cl और दूसरा है C6H5CH C6H5Cl। बोला जा रहा है कि इन दोनों में कौन ज़्यादा हाइड्रोलाइज होगा, तो ये जैसे ही बनेगा यहाँ कार्बोकैटायन बनेगा और ये ज़्यादा रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा। ठीक है, तो ये बात हुई किसकी, 10.17 की। 10.18 की भी बात कर लेते हैं यहाँ पर। पैरा डाइक्लोरोबेंजीन हैज़ हायर मेल्टिंग पॉइंट देन ऑर्थो एंड मेटा आइसोमर। पैरा डाइक्लोरोबेंजीन हैज़ हायर मेल्टिंग पॉइंट। चलिए आइए देखा जाए। ये है पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, नंबर 1 डाल देते हैं। यह है ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, क्लोरो बेंजीन। और यहाँ पे है मेटा डाइक्लोरोबेंजीन। इन तीनों स्ट्रक्चर को ध्यान से देखें तो मेल्टिंग पॉइंट उसका ज़्यादा होता है जो सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होता है, और ये है सिमेट्रिकल, एक सीधा स्ट्रक्चर। तो सिमेट्री जितनी ज़्यादा अच्छी होगी, क्रिस्टल में पैकिंग उतनी अच्छी होती है। क्रिस्टल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि मेल्ट हमेशा सॉलिड करता है और सॉलिड में क्रिस्टल की पैकिंग होती है। क्रिस्टल जितना ज़्यादा अच्छा पैकिंग करेगा, मजबूत होगा, उसको तोड़ना उतना ही क्या होगा, मुश्किल होगा, पैकिंग जितनी अच्छी होगी। तो आप बोलेंगे कि पैरा डाइक्लोरोबेंजीन इज मोर सिमेट्रिकल देन ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन एंड मेटा डाइक्लोरोबेंजीन, दैट्स वाई इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज हायर देन ऑर्थो एंड पैरा डेरिवेटिव। ठीक है,
तो ये तो बात हुई क्वेश्चन नंबर 18 की। अब हम क्वेश्चन नंबर 19 अगले वाली क्लास में कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 19 कराएंगे, स्पेशली 19 ही कराएंगे। और मैंने आपको बोला था कि 20, 21, 22 ये आप लोग खुद करेंगे। इतना समझाने के बाद आप लोग कर लेंगे, ठीक है। तो मैं यहीं आपकी क्लास को एंड करता हूँ। अगर आप लोग चाहते हैं क्रैश कोर्स में एडमिशन लेना 26 जनवरी वाले में, तो मुझे कांटेक्ट करें। ओजस्वी बैच जो लॉन्ग कोर्स हमारा स्टार्ट हुआ है 11 जनवरी से, मतलब कल से स्टार्ट होगा, तो उसको अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो भी आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। नमस्कार।